नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने आज एक ऐसे राजनीतिक नौटंकी का मुद्दा लेकर आए हैं जो हिंदुस्तान में लगातार पिछले कई सालों से बार बार होने वाली ऐसी नौटंकियां अब बंद हो गया ऐसा लग रहा था, लेकिन एक नौटंकी अब घटी है और उस पर बिंदास बोल करना जरूरी है। भले ही यह मुद्दा न्याय और न्यायालय से जुड़ा हो, हमारे यहां पर ऐसी परंपरा भी हो कि न्यायालय के निर्णय पर मीडिया में भाष्य नहीं करते, लेकिन अगर हिंदुस्तान के जनमानस की भावना मीडिया में व्यक्त ना हो तो मीडिया की आजादी कैसे? और न्यायालय के भी निर्णय पर अगर बात नहीं करते तो क्या ये न्यायालयीन हुकुमशाही या न्यायालयीन डिक्टेटरशिप का जमाना है? यह भी सवाल उठता है और इसलिए आज हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं। तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता को जिस प्रकार से जमानत मिली है, 18 साल तक उनके ऊपर एक केस चला, आय से अधिकार था भ्रष्टाचार के केस में 18 साल तक पूरी न्यायिक प्रक्रिया हुई, उसके बाद उनको सजा हुई और 4 साल की सजा मिलने के बाद जब वो जेल में गई तो उनको 18 दिन के अंदर जमानत मिल गई। जमानत का आधार क्या रहा? तो उनका उम्र और उनका बीमार होना। अगर उम्र की ही बात है, बीमारी की ही बात है, तो ऐसे तमाम केसेस का उदाहरण मैं यहां पर खड़े खड़े कितने गिना सकता हूं कि अगला 1 घंटा कम पड़ेगा। लेकिन कुछ प्रमुख उदाहरणों को अगर हम लेते हैं तो अगर बीमारी के नाम पर जयललिता को बेल मिली है तो साध्वी प्रज्ञा को क्यों नहीं मिलती? जयललिता को तो फिर भी दोषी साबित किया गया है, 4 साल की सजा हुई है। साध्वी प्रज्ञा के ऊपर तो दोष सिद्ध होना दूर, आरोप पत्र तक दाखिल नहीं किया गया है। बीमारी उनको जयललिता से ज्यादा भयानक है, खतरनाक है, लंबी है। जयललिता तो जिस दिन उनको सजा सुनाई गई उसके 1 दिन पहले तक, बल्कि उस दिन तक, बल्कि सजा सुनाई जाने के अगले दिन तक तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थी। उनकी उम्र, उनका बीमारी का कारण मुख्यमंत्री रहते आड़े नहीं आता। वहां पर वो इतने बड़े राज्य का काम कर सकती है लेकिन जेल में आराम भी नहीं कर सकती, ऐसा न्यायालय को लगा और उसको बेल मिल गई। यहीं पर देश का आम व्यक्ति का न्यायालय का विश्वास उठने की स्थिति शुरू होती है और इसलिए बिंदास में हम ऐसे विषय को उठाते हैं। आइए इस पूरे एक मुद्दे पर आप और हम चर्चा करेंगे कि आखिर जयललिता को बेल देना कितना सही है। जरा देखते हैं जयललिता कौन है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में सलाखों के पीछे गई जयललिता को बीमारी के चलते कोर्ट से 2 महीनों की जमानत दे दी गई। 18 साल से चल रही कार्रवाई में दोषी पाए जाने के बावजूद 18 दिनों के भीतर ही जयललिता को जमानत पर रिहा कर दिया गया। राज्य का सीएम बनते वक्त कस्में तो खाई गई थी कि जनता के लिए काम पूरी ईमानदारी से करेंगे, लेकिन सीएम बनते ही जयललिता अपनी तिजोरी भरने में जुट गई और पहली बार सीएम बनने के बाद 5 साल के अंदर ही करोड़ों की संपत्ति की मालकिन बन बैठी। जयललिता के पास से छापे के दौरान तो केवल 65 करोड़ रुपए की ही संपत्ति बरामद की गई। उन पैसे का हिसाब कौन देगा जो अभी भी उन्होंने छिपा रखे हैं। जब कार्रवाई का वक्त आया तो बीमारी का ढोंग कर अदालत से जमानत ले ली। मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए जब गरीब जनता का पैसा बटोरा जा रहा था तब 5 सालों में 1 दिन भी बीमारी ने जयललिता को नहीं छुआ। वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन पर आज तक कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वे सलाखों के पीछे रहने पर मजबूर हैं। इन्हीं लोगों में एक नाम है साध्वी प्रज्ञा, जिन पर किसी भी प्रकार का आरोप सिद्ध होना तो दूर, आरोप पत्र भी दाखिल नहीं किया गया था। इतना ही नहीं, उनकी जमानत अर्जी को भी खारिज कर दिया गया। आज साध्वी प्रज्ञा को गंभीर बीमारियों ने जकड़ा हुआ है। वो ब्रेस्ट कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से जूझ रही हैं, लेकिन उन्हें जमानत नहीं दी जा रही। आपको बता दें कि साध्वी प्रज्ञा सरकार की गलत नीतियों का शिकार हुई है। साध्वी प्रज्ञा को 2006 और 2008 में हुए मालेगांव बम विस्फोट मामले में सरकार ने तब गिरफ्तार किया था, जब सरकार ने नीति के आधार पर यह निर्णय कर लिया था कि आतंकवादी गतिविधियों में कुछ हिंदुओं की संलिप्तता दिखानी भी जरूरी है। अभी तक आतंकवादी गतिविधियों में जितने लोग पकड़े जा रहे थे वे सब मुसलमान ही थे। पिछली सरकार को उस वक्त लगता था कि अगर आतंकवादी गतिविधियों में किसी तरह कुछ हिंदुओं को भी पकड़ लिया जाए तो सरकार मुसलमान वोट बैंक बनाने में कामयाब रहेगी। हिंदुवाद का समर्थन करने वाले संघ को निशाना बनाने के लिए ये सब किया गया। आतंकवाद को भगवा आतंकवाद बनाने के लिए ऐसे लोगों की तलाश की गई जो भगवा रंग के कपड़े पहनते हों। कहानी को और सनसनीखेज बनाने के लिए माना जा रहा था कि अगर कोई महिला हो तो ये सोने पर सुहागा हो जाएगा।
इसी बीच सरकार के दबाव में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को निशाना बनाया गया। साध्वी प्रज्ञा पर हर तरह के टेस्ट करवा लिए गए, जिनमें पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। फिर भी साध्वी प्रज्ञा को जमानत नहीं दी जा रही। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो आखिर जयललिता को जमानत क्यों, ये आज का मुद्दा है। कैसे और इसका क्या परिणाम होगा, क्या इसके उपाय हो सकते हैं, क्या कारण है, ऐसे तमाम बिंदास बोल के जो तीनों पहलू है, इस पर हम आपके सामने अगले 1 घंटे तक बात करेंगे। कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हाँ सुरेश जी नमस्कार। बोलिए। हाँ सुरेश जी, ये जयललिता जी के टाइम पे आपको मतलब अपना बिंदास बोल देने का प्रोग्राम हुआ है। पहले उससे पहले लालू प्रसाद को और आपका ओम प्रकाश चौटाला को, ओम प्रकाश घोटाला शायद, और इनके बारे में मतलब जो जमानत हुई है, तो ये भी तो मतलब विवादास्पद है। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। हम यही कह रहे हैं कि आखिर जयललिता, ये वो जयललिता है जिसके तब के जब इनके ऊपर 18 साल पहले इनके संपत्ति को पकड़ा गया था, उसकी स्क्रूटनी की गई थी। हम कॉलेज में पढ़ते थे, तब हम पढ़ते थे कि इनके पास 1,000 सैंडल पकड़े गए थे। 1,000 सैंडल, चप्पल, 1,000 से ज्यादा साड़ियां। कोई साड़ियां दोबारा नहीं पहनती ऐसा कहा जाता था, और कोई चप्पलें दोबारा नहीं पहनती। एक दिन में 3-3 साड़ियां, 3-3 जूते चप्पल यूज करने वाली ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री आय से ज्यादा संपत्ति में जब पकड़ी गई, दोषी साबित हुई, जेल भेजी गई, तो तमिलनाडु में क्या नाटक हुआ हम सब जानते हैं। बैंगलोर में तक क्या नाटक हुआ हम जानते हैं। और आज अम्मा को जब छोड़ा गया, तो जैसे कोई महात्मा जेल से या कोई क्रांतिकारी समाज सुधारक जेल से सजा काट कर वापस आ रहा, इस तरीके से एक इवेंट को बनाया गया उनके वेलकम के लिए, उनके स्वागत के लिए। क्या ये हिंदुस्तान का लोकतंत्र है, भेड़ चाल है, या ये एक ड्रामा है, और इस ड्रामे का बली न्याय व्यवस्था कैसे हो सकता है। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो। बोलिए। हेलो, क्या कहना है आपको? हाँ जय हिंद सुरेश जी। मुझे ये कहना है कि जिस तरह से जयललिता को बेल मिली है इतने कम समय में तबीयत के लिए, वैसे बहुत सारी केसेस है कि जिनमें जैसे आपने अभी बताया साध्वी प्रज्ञा सिंह का, आशाराम बापू है, ऐसे बहुत सारे केस है कि जिनको बेल मिलना जरूरी है, लेकिन उनको बेल नहीं मिल रही है। लेकिन जयललिता को 21 दिन में उसके ऊपर प्रूव हो गया कि ये दोषी है, फिर भी उसको बेल मिल गई। मतलब यहाँ पे सीधा सीधा लोगों को दिख रहा है कि कानूनी प्रक्रिया में बहुत बड़ी गड़बड़ है। और मैं और एक बड़ा पॉइंट उठाना चाहता हूँ कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अभी जयललिता जैसे ही बाहर आई कोर्ट से, और जिस तरह से उसके लोगों ने बाहर ये किया, प्रतिक्रिया व्यक्त की उसने, और जयललिता ने भी और उसके लोगों ने भी, तो वो देखते भी कोर्ट को पता चल सकता है कि भाई ये बेल किस लिए ली गई है, या बीमार है इसलिए ली गई है, सच में और कोई रीजन है। मतलब ये सीधा सीधा आंख मूंद के आप लोग ये कर रहे हैं कि लोगों को समझ में आ रहा है कि जिनको बेल देना जरूरी है उनको नहीं मिल रही है, और जिनका जो यदि अभी इसमें अभी के सिचुएशन में जो लोग ये क्या पावरफुल है उनको बेल मिल रही है। मतलब ये सीधा सीधा कोर्ट पे भी लोग अभी सवाल करने लग रहे हैं। मतलब हमारे मन में डाउट आ रहा है कि वो कोर्ट भी सही। और भी कई कॉलर हमारे साथ जुड़े, उनके पास भी चलते हैं। आप भी व्हाट्सएप पर अपना वीडियो भेज सकते हैं, फेसबुक पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, हमारी वेबसाइट www.sudarshannews.com पर इस कार्यक्रम को लाइव देखते हुए भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। आखिर लोकतंत्र के विश्वास का मामला है, देश के मन में उठे इस ज्वार संभ्रम और संशय के ऊपर जवाब देने का मामला है, और इसलिए न्यायालय का विषय होने के बावजूद बिंदास बोल में हम आपके सामने इस मुद्दे को लेकर आए। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए। जय हिंद। क्या कहना है आपको? जी मुझे ये कहना है कि जो कानून है लगता है सिर्फ हिंदू धर्म के लिए और साधु संतों के लिए बना हुआ है, और मेरा तो कानून से बिल्कुल विश्वास उठ गया है। ठीक है ना, धिक्कार है सुप्रीम कोर्ट के जज को, धिक्कार है उसके डिसीजन को। उसने जो जिस पे आरोप सिद्ध है उसको तो उसने बेल दे दी है, और जिन पे आरोप सिद्ध नहीं है, आसाराम बापू व साध्वी प्रज्ञा को, उनको उन्होंने सालों सालों से जेल के अंदर डाला हुआ है कि जैसे कोई बहुत बड़े आतंकवादी हो। तो कानून कहा जाता है ना कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, सब बकवास बातें हैं।
कानून से ऊपर जाए ले लेता है, ठीक है ना। ये आज इन्होंने प्रूव कर दिया सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल, और जजेस ने। न्याय व्यवस्था से जुड़े हुए जो भी लोग इस कार्यक्रम को देखते होंगे वो जनमानस की क्या प्रतिक्रिया, क्या भावना है, ये जरूर सुने। ये शब्द उनको अपशब्द लग सकते हैं, लेकिन ऐसे निर्णयों के बाद समाज से आने वाली प्रतिक्रिया इससे भी भयंकर हो सकती है। इसका अनुमान अगर उनको नहीं है तो हिंदुस्तान में वो नहीं रहते, ऐसा ही मैं कहूंगा। अगले कॉलर। जय हिंद। हाँ जी सर जी, देश आजाद होने के बाद हिंदुस्तान का वो बुरा हाल हो गया कि कांग्रेस ने तो कुछ सोचा ही नहीं इंडिया के बारे में, भी लोगों के बारे में कुछ नहीं सोचा। उन्होंने अपना यही सोचा कि कैसे हमको देश को लूटना है। हम तो लोगों को यही जागृति करते हैं, एक दफा सरकार बदली है, एक दफा उसको टाइम तो दो ना, कम से कम 2 साल तो देखो वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। अगर वो कुछ नहीं करेंगे तो अगले 5 साल बाद फिर आप उसको चेंज कर दो, वो तो अपने ही हाथ है ना। लोगों की जमीर ही खत्म हो गई है। कांग्रेस के लीडरों ने पुलिस को इतना गर्द कर दिया, पुलिस वालों की। इसमें सरकार के किसी रोल के बारे में बात नहीं करे। हम इस विषय में सीधे सीधे जिस न्याय व्यवस्था ने ये दिया है उसके प्रति, उसकी भी तो जवाबदेही देश के जनता के प्रति है। उसकी जवाबदेही केवल आंखें बंद करके खड़े होने वाली न्याय देवता के प्रति नहीं है। उसकी जवाबदेही केवल सफेद पन्नों पर लिखे हुए काले लाइनों के प्रति नहीं है। उसकी जवाबदेही केवल संविधान कहे जाने वाले किसी पुस्तक के प्रति नहीं, बल्कि 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के प्रति भी न्याय व्यवस्था की जिम्मेवारी है। और इसलिए ये हिंदुस्तान आज न्याय व्यवस्था को ये सवाल पूछ रहा है। कम से कम उसके मन में आ रहा सवाल को हम यहां पर उठा रहे हैं, और इसलिए उसको भी इसको गंभीरता से लेना, समझना और देखना जरूरी है। अगले कॉलर। जय हिंद। हरिओम। बोलिए। हाँ सुरेश जी, अवधूत कुमार बेंगलोर से। हाँ, मुझे इस कानून, भारत की कानून व्यवस्था में बहुत आशंका है। एक आदमी को एक कानून, दूसरे आदमी को दूसरा कानून, ये कैसा तमाशा बन गया है एक कानून व्यवस्था का। हमारे शंकराचार्य, कांचीपुरम के शंकराचार्य को बिना किसी को इसके अंदर डाल दिया, साध्वी प्रज्ञा को अंदर डाल दिया, आसाराम बापू को डाल दिया, बाबा रामदेव जी को अंदर डालने का प्रयास था। उनके बाद उनके जो बल्कि आचार्य बालकृष्ण को डाला भी था, डालने का प्रयास किया था उन्होंने। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। आप भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, अपने विचार दे सकते हैं, इस विषय पर बेखौफ होकर बोल सकते हैं। जय हिंद। जी जय हिंद। बोलिए। सर ईश्वर बोल रहा, मैं महाराष्ट्र से। हाँ, अभी जो जयललिता को छोड़ दिया ये तो गलत बात है। सुप्रीम कोर्ट काम कर दिया एकदम। ये तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जो अच्छे अच्छे लोग हिंदुस्तानी है उनको जेल में वो सड़ रहे हैं, उसका कुछ इलाज नहीं हो रहा है, और ये भ्रष्टाचारी लोगों को छोड़ देते हैं तुरंत। ये तो गलत बात है। ये तो सुप्रीम कोर्ट को मतलब ये ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। हेलो, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं, उनकी प्रतिक्रिया लेते हैं। जय हिंद। सुरेश जी, मैं संजय उपाध्याय पश्चिम बंगाल हवड़ा से बोल रहा हूँ। बोलिए संजय जी। आज जयललिता को जमानत मिलना एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण कार्रवाई है, और न्यायपालिका का एक परिहास हुआ है भारतीय जनमानस में। हाँ। आज इस भ्रष्टाचार के चलते जितना आतंकवादी इस देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उतना भ्रष्टाचारियों ने इस देश को नुकसान पहुंचाया है। आप देख लीजिए, जितनी प्राइवेट लिमिटेड पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे अन्य कोई भी पार्टियां हो, नाम तो लेना ठीक नहीं है। हाँ। लेकिन आप इनका धन संग्रह देख लीजिए, एक कब क्या थे, इनकी शुरुआत कैसे हुई थी, और आज एक किस स्थिति में है, सबको विदित है। ये राज परिवार की तरह जो है राज कर रहे हैं हमारे देश पे। जब तक भ्रष्टाचार मुक्त भारत नहीं बनता, तब तक भारत के विकास की बात सोची नहीं जा सकती। इसका एक छोटा सा उदाहरण चीन है, जहां भ्रष्टाचारियों को उनकी हत्या करने के लिए, उनको मृत्यु दंड देने के लिए उनसे गोली का पैसा भी वसूल कर लिया जाता है। लेकिन क्या ऐसी देश की विडंबना है, क्या न्यायपालिका है कि जिनकी भ्रष्टाचार में लिप्तता प्रमाणित हो चुकी है, उनको जो है बेल मिल जाता है। और वही साध्वी प्रज्ञा, यही मुद्दा है, और इसीलिए इस मुद्दे को उठाते हुए हम आपके सामने आज का बिंदास बोल लेकर आए। अब हम यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम आपके पास फिर आएंगे बिंदास बोल जाए।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं जयललिता को जमानत मिलना कितना सही। जयललिता के बेल ने लोगों के मन में न्याय व्यवस्था के प्रति घंटा बजा दी है, और उस घंटे की आवाज देश के न्याय व्यवस्था से जुड़े हुए तमाम लोगों तक जानी चाहिए। और इसलिए आवाज चिल्ला चिल्ला कर हम बिंदास बोल में लोगों को कह रहे कि बेखौफ होकर बोलो, अपनी आवाज को रखो, क्योंकि देश क्या सोचता है, उसकी क्या प्रतिक्रिया ऐसी घटनाओं पर होती है, यह भी लोगों के सामने जानी चाहिए। कॉलर के पास चलता है। जय हिंद। जी नमस्कार। बोलिए। जी नमस्कार। बोलिए। न्यायिक प्रक्रिया जो है, न्यायिक प्रक्रिया। चलिए हम दूसरे कॉलर के पास चलते हैं। हम कहेंगे कि कॉल करने के पहले सही नेटवर्क में आपकी कॉल करें। अगले कॉलर। जय हिंद। जयललिता को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देकर के ये सिद्ध कर दिया है कि इस देश का उच्चतम न्यायालय भी जो ना वो न्याय के हिसाब से कोई भी फैसले नहीं करते। ये फैसले नहीं करते, बल्कि ये तो आदमी का चेहरा देख करके और अपना हित देख करके न्याय करते हैं कि भाई इस आदमी को हम जमानत देकर रिहा करके हमें क्या बेनिफिट होगा। देश के चाहे कोई भी बड़ा से बड़ा न्यायालय भी अपना हित देख रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। देश का सर्वोच्च न्यायालय, ऐसा माना जाता है कि सर्वश्रेष्ठ न्यायाधीश जहां पर बैठते हैं, न्याय व्यवस्था का सर्वोच्च शिखर जहां पर है, और न्याय व्यवस्था के सबसे पुरोधा जहां पर बैठते हैं, ऐसे लोगों से कम अपेक्षा की जाती है कि वो ऐसे निर्णय करे जो पूरे देश के जनमानस को समझते हो, उसका प्रतिबिंब उसमें आता हो। हम जानते हैं कि कानून के आधार पर निर्णय होते हैं, लेकिन कानून अगर भावनाओं के आधार के बगैर चलते होंगे, या एक व्यक्ति के लिए एक, दूसरे व्यक्ति के लिए एक, ऐसा चलते होंगे, तो हिंदुस्तान के कानून है, ऐसा हम नहीं कह सकते। अगले कॉलर। जय हिंद। हाँ जी, जय हिंद। बोलिए। हाँ, जगदीश अहमद बोल रहा हूँ राजस्थान से। हाँ जी, मैं न्यायपालिका से तो हमारा बिल्कुल ही विश्वास उठ गया है कि इस प्रकार से मतलब ये भी एक पैसा वालों की केवल सुनवाई होती है। पैसा वालों के लिए न्याय है, गरीब के लिए और कोई मतलब आम जनता के लिए किसी प्रकार का कोई इससे न्याय नहीं हो रहा है। धन्यवाद। अगर कई लोगों के हम ऐसे उदाहरण देखते हैं जिनकी जमानत की अर्जी लगती तक नहीं है, लगती तो उसकी डेट तक नहीं मिलती है, और अगर मिलती है तो उनको इतने दिन आगे की डेट ऐसा कहा जाता है कि उनकी बीमारी में जेल के अंदर मृत्यु हो जाती है, लेकिन उनको उपचार के लिए समय नहीं दिया जाता, बेल नहीं दी जाती, व्यवस्था नहीं दी जाती। लेकिन 18 साल तक चले मुकदमे में जयललिता को 18 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी भी लग गई, डेट भी मिल गई, और उसमें बेल भी मिल गई। आइए पूरा मसला क्या है जरा इसको देखते हैं। तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता राजनीतिक करियर के शीर्ष पर थी। लोकसभा चुनाव में 37 सीटें और तमिलनाडु में सरकार AIADMK के लिए स्वर्णिम काल जैसा था। भ्रष्टाचार के 18 साल पुराने मामले में बेंगलुरु की विशेष अदालत के फैसले ने न केवल जयललिता के राजनीतिक भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है, बल्कि AIADMK भी मुश्किल में पड़ गई है। 1991 से 1996 के दौरान जब जयललिता मुख्यमंत्री थी, उस समय 1996 में जयललिता के घर पर छापा मारा गया था। तब 896 किलो चांदी, 28 किलो सोना, 10,000 साड़ियाँ, 750 जूते और 51 घड़ियां बरामद हुई थी, जो किसी राजसी ठाठ से कम नहीं है। जयललिता तमिल राजनीति में राज करती हैं और सारे सुख सुविधा का लाभ भी उठाती हैं। जयललिता के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला 1996 में दर्ज किया गया था। 18 साल चली कानूनी प्रक्रिया के बाद बेंगलुरु की विशेष अदालत ने 27 अगस्त को उन्हें 4 साल की सजा सुनाई और 100 करोड़ रुपए जुर्माना लगाया। जयललिता के साथ साथ उनके साथी शशिकला, सुधाकरन और इलावरासी को भी 4 साल की सजा सुनाई गई। साथ ही 10 करोड़ का जुर्माना भी लगाया गया। जयललिता को दोषी ठहराए जाने के बाद 6 लोगों ने आत्महत्या की। 10 लोगों की मौत दिल के दौरे पड़ने से हुई, तो 2 लोगों ने आग लगाकर जान देने की कोशिश की। कोर्ट के इस फैसले से तमिल की जनता सदमे में है। जब 17 अक्टूबर को कोर्ट ने जयललिता को सशर्त जमानत दे दी, तो एक बार फिर जयललिता के समर्थकों में जश्न का माहौल बन गया।
बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने 1996 में जयललिता के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मुकदमा दर्ज कराया था। जयललिता 1991 से 1996 तक तमिलनाडु की मुख्यमंत्री रहीं। मुख्यमंत्री के रूप में वे मात्र 1 रुपए महीने तनख्वाह लेती थी। 1996 में स्वामी ने आरोप लगाया कि AIADMK नेता जयललिता की संपत्ति 1991 से 1996 के बीच में 22 गुना बढ़ गई है। 1991 में उनके पास 3 करोड़ रुपए की संपत्ति थी, जबकि 1996 में ये बढ़कर 66.65 करोड़ हो गई। 7 सितंबर 1996 को जयललिता को गिरफ्तार कर लिया गया। 1997 में चेन्नई की एक अदालत में जयललिता और 3 अन्य के खिलाफ मुकदमा शुरू हुआ। तमिलनाडु की तत्कालीन राज्यपाल एम फातिमा बीवी ने जयललिता के खिलाफ मुकदमा चलाने का आदेश दिया था। जयललिता ने फातिमा बीवी के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की। जयललिता की मांग थी कि फातिमा बीवी के आदेश को निरस्त कर दिया जाए। हालांकि हाई कोर्ट ने जयललिता की याचिका रद्द कर दिया और मुकदमे को हरी झंडी दे दी। जिस समय यह फैसला आया उस समय तमिलनाडु में DMK की सरकार थी और M करुणानिधि मुख्यमंत्री। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो ये पूरा सफर आपने देखा। इसके साथ कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हाँ जी, बोलिए, क्या कहना है आपको? ये कहना था कि जयललिता को जमानत मिली तो मिली कैसे इतना बड़ा घोटाला करने के बाद। और अब हमारी न्यायिक व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि जितने भी नेता भ्रष्टाचार यहाँ बैठे हैं उनको एक से एक सजा मिले और उन्हें कभी भी बेल ना मिले। जो उन्होंने हमसे हमारा पैसा लूटा है वो उन्हें देना पड़े जनता को। बिल्कुल, धन्यवाद। आप सुन रहे देश की जनता की क्या आवाज है, आप सुन रहे लोगों की क्या प्रतिक्रिया है। यही वो जयललिता है जिसके पास 10,000 साड़ियां मिली थी। इस देश में ऐसी लाखों भगिनियां और माताएं हैं जिनके पास एक साड़ी नहीं है। दिवाली आने वाली है, इस दिवाली पे नए साड़ी ना ले सकने वालों की संख्या 10 करोड़ से ज्यादा होगी। उस देश में एक राज्य के मुख्यमंत्री के पास 10,000 साड़ियां मिलती है, 1000 सैंडल मिलते हैं और ऐसे व्यक्ति के ऊपर उसको दोषी साबित करने के लिए भी 18 साल लगते हैं। यही न्याय व्यवस्था फेल हो जाती है और दोबारा वहां फेल होती है जब 18 साल तक चले न्याय के बावजूद, दोषी ठहराने के बावजूद 18 दिन में उसको बेल मिल जाती है। अगले कॉलर। जय हिंद। नमस्कार जी, बोलिए। मेरा जो ये जयललिता जी को कोर्ट ने रिलीफ दी है, ये बिल्कुल सही रिलीफ दी गई है, क्योंकि पहले वो एक्ट्रेस थी। आज तक किसी भी कोर्ट ने 100 करोड़ रुपया फाइन नहीं लगाया। ये फाइन लगाना ही एक कोर्ट की मेलाफाइडी इंटेंशन थी, उसके ऊपर फाइन लगाना। ठीक है, वो ऑलरेडी एक्ट्रेस थी, वो ऑलरेडी अच्छी फैमिली से बिलोंग करती थी, उसके पास उसका प्रॉपर ये सबूत था, ये कहाँ से साड़ी आई है, कहाँ से वो आया। तो ये कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है बिल्कुल सही फैसला है। अगर ये सब कुछ सही था तो उनको दोषी क्यों ठहराया गया? फिर तो आप उसमें ऑब्जेक्शन लेंगे। कैसे लगाया गया? नहीं तो दोषी ठहराने पर भी आप चैलेंज करेंगे। दोषी ठहराना अभी भी हाई कोर्ट बाकी है, सुप्रीम कोर्ट बाकी है। ठीक है, हमारे यहाँ पर तारीखों पे तारीख, तारीख पे तारीख का तो सिलसिला आजादी से लेके अब तक चलता आया है। नेताओं के लिए अगर ये है और ऐसे नेताओं के लिए है तो देश के आम आदमी के लिए क्यों नहीं है? 1 रुपए का टिकट लगाकर, उसके रेवेन्यू स्टैंप लगाकर एप्लीकेशन करने के लिए नहीं, इसलिए कस्टडी से बाहर ना आने सकने वाले लोगों की हजारों की तादाद हिंदुस्तान के जेलों में कैद है। ऐसे कितने विचारार्थ कैदी है जिनको छोड़ने का निर्णय करने के बावजूद उनको कोई लेने आया नहीं, या उनके पास रेवेन्यू स्टैम्प के लिए पैसे नहीं, इसलिए वो सड़े पड़े हैं। या ऐसे कितने कैदी है जिनको छोड़ने का निर्णय करने के बावजूद भी उनका आदेश उन तक पहुंचा नहीं, जेल तक पहुंचा नहीं, पहुंचा तो बताया नहीं गया और इसलिए अभी भी वो जेल में सड़ रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए एक न्याय, और कभी हीरोइन एक्ट्रेस रही, किसी के लिए बोलने वाले महंगे महंगे वकील अगर खड़े होते हैं तो ये न्याय नहीं हो सकता। अगले कॉलर। जय हिंद। नमस्कार सर, मैं जम्मू से जशपाल शर्मा बोल रहा हूँ सर। बोलिए। सर, जो जयललिता को जमानत दी है, ये किस बेस पर दे दी? अगर 100 रुपए का कोई घोटाला करता उसको जमानत नहीं मिलती, जेल के अंदर पड़े हैं 20-20 साल से, और इसको कैसे जमानत मिल गई? बिल्कुल, जयललिता को जमानत। अगले कॉलर के पास भी चलते हैं, मुझकी प्रतिक्रिया लेते हैं। जय हिंद।
हेलो, जय हिंद सर। बोलिए। हेलो, आपके ये बिंदास गोयल की इतनी तारीफ की जाए, हमारे पास तो शब्द भी नहीं है आपके तारीफ करने की, लेकिन जो जयललिता को जमानत दिया है बहुत गलत बात है। इससे गलत हम कहेंगे कि हमारी तारीफ के शब्द वेस्ट करने के बजाय संघर्ष के लिए आवाज उठाने में अपने शब्दों को लगाइए, क्योंकि उसकी जरूरत ज्यादा है। अगले कॉलर। जय हिंद, बोलिए। क्या कहना है आपको? जय हिंद सर, मैं श्याम वर्मा बोल रहा हूँ सर, मयूर दिल्ली से। हाँ सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, आज जो है देश में जो ये पोजीशन है, ये 65 साल से जो है हमारे देश में जो है काला साया जो है हमारे देश में है। इन पॉलिटिकल लोगों ने जो है ऐसे ही जो है हमारे देशभक्ति लोगों को दबा करके जो है कानून को खरीद करके और जो है देश के जो है ईमानदार लोगों को नीचा दबा करके जो है आज ये पॉलिटिक्स में पैसा कमा रहे हैं और अपने मर्जी के जो है कोर्ट को खरीद करके जो है इस तरह से जो है अपने आप को जो है छुड़वा देते हैं। 6 महीने हम जरा आपको जयललिता का भी पूरा सफर दिखाते हैं। महीने सर जेल में जो है आपके सामने जयललिता के विषय में एक और। तमिल और दक्षिण भारत की राजनीति में गहरी पैठ रखने वाली अम्मा उर्फ जयललिता की राजनीति अब दांव पर है। अम्मा ने अपने राजनीतिक सफर में कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ऐसे भी दिन देखने पड़ेंगे। जयललिता जिस प्रदेश से आती है, वहां की जनता उन्हें देवी के रूप में पूजती है। जी हाँ, तमिल की वही देवी जब सलाखों के पीछे गई तो मानो तमिल की राजनीति में भूचाल आ गया हो। इतना ही नहीं, नियम कानूनों को ताक पर रखकर जयललिता के समर्थकों ने जमकर बवाल भी काटा। फिलहाल कोर्ट ने जयललिता को सशर्त जमानत पर रिहा किया है। अब आपको हम रूबरू कराते हैं जयललिता उर्फ अम्मा के राजनीतिक जलवे से, जो एक अभिनेत्री से सीएम की कुर्सी तक पहुंची है। जयललिता का जन्म एक तमिल अय्यर परिवार में 24 फरवरी 1948 को हुआ। वे पुरानी मैसूर स्टेट, जो अब कर्नाटक का हिस्सा है, के मांड्या जिले के पांडवपुरा ताल्लुक के मेलुरकोट गांव में पैदा हुई थी। उनके दादा तत्कालीन मैसूर राज्य में एक सर्जन थे और उनके परिवार के बहुत से लोगों के नाम के साथ जय यानी विजेता का उपसर्ग लगाया जाता है, जो कि परिवार का मैसूर के महाराजा जय चामराज वाडियार के साथ संबंध को दर्शाता है। राजनीति में आने से पहले वे एक लोकप्रिय अभिनेत्री थी। जयललिता जब 2 साल की थी तब उनके सर से पिता का साया उठ गया। उसके बाद उनकी मां अपने माता पिता के साथ बेंगलुरु चली गयी। बाद में उनकी मां ने तमिल सिनेमा में काम करना शुरू कर दिया और अपना फिल्मी नाम संध्या रख लिया। जया की शिक्षा दीक्षा पहले बेंगलुरु और बाद में चेन्नई में हुई। जया जब स्कूल में पढ़ रही थी तब उनकी मां ने उन्हें फिल्मों में काम करने के लिए राजी किया। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने एपिसल नाम की अंग्रेजी फिल्म में काम किया। वो जया की पहली फिल्म थी। 15 वर्ष की आयु में कन्नड़ फिल्मों में मुख्य अभिनेत्री की भूमिकाएं करने लगी। इसके बाद उन्होंने तमिल फिल्मों की ओर अपना रुख किया। वे पहली ऐसी अभिनेत्री थी जिन्होंने स्कर्ट पहनकर भूमिका निभाई थी। 1965 से 1972 के दौर में उन्होंने अधिकतर फिल्में एमजी रामचंद्रन के साथ की। 1968 में बॉलीवुड की एक फिल्म इज्जत में उन्होंने धर्मेंद्र के साथ भी काम किया। उनकी अंतिम फिल्म 1980 में रिलीज की गई थी। 1982 में जया को राजनीति में लाने वाले एमजी रामचंद्रन ही हैं। वहीं एमजी रामचंद्रन, जिनके साथ वो 9 से भी अधिक फिल्में कर चुकी हैं। पार्टी में शामिल करने के महज 1 साल बाद ही जया को पार्टी के प्रोपेगेंडा सचिव का काम सौंप दिया गया। अंग्रेजी में उनकी वाक क्षमता को देखते हुए रामचंद्रन ने उन्हें राज्यसभा में भिजवाया। राज्य विधानसभा के उपचुनाव में जितवाकर उन्हें विधानसभा सदस्य बनवाया। हालांकि जयललिता इस दावे को सिरे से खारिज करती रही कि एमजी रामचंद्रन ने उन्हें राजनीति से परिचित करवाया था। 1983 में रामचंद्रन की तबीयत बिगड़ गई और वो उसी समय से बीमार चलने लगे। तब जया राजनीति में सक्रिय हो गए। 1984 में जब मस्तिष्क के स्ट्रोक के चलते रामचंद्रन अक्षम हो गए, तब जया ने मुख्यमंत्री की गद्दी संभालनी चाहिए, लेकिन तब रामचंद्रन ने उन्हें पार्टी के उपनेता पद से भी हटा दिया। 1984 से 1989 के दौरान जयललिता ने तमिलनाडु से राज्यसभा के लिए राज्य का प्रतिनिधित्व किया, पर रामचंद्रन की मौत के बाद उन्होंने खुद को रामचंद्रन की राजनीतिक विरासत का वारिस घोषित कर दिया। वर्ष 1987 में रामचंद्रन का निधन हो गया और इसके बाद अन्ना द्रमुक 2 धड़ों में बट गई। एक धड़े की नेता एमजीआर की विधवा जानकी रामचंद्रन थी और दूसरे की जयललिता।
लेकिन जयललिता ने खुद को रामचंद्रन की विरासत का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और जान की मात खा गई। 1989 में जयललिता की पार्टी ने राज्य विधानसभा में 27 सीटें जीती और पहली निर्वाचित नेता प्रतिपक्ष बनी। इसी तरह वर्ष 1991 में वे राजीव गांधी की हत्या के बाद राज्य में हुए चुनावों में जया ने कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ा और सरकार बनाई। 24 जून 1991 से 12 मई 1996 तक राज्य की पहली निर्वाचित और सबसे कम उम्र की मुख्यमंत्री बनी। लेकिन 1996 में उनकी पार्टी चुनाव हार गई और वे खुद भी। सरकार विरोधी जनभावना और उनके मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों ने उनकी लुटिया डुबो दी, मगर 2001 में फिर एक बार मुख्यमंत्री बनने में सफल हुई। भ्रष्टाचार के मामलों और कोर्ट से सजा होने के बावजूद वे अपनी पार्टी को चुनावों में जिताने और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने में कामयाब रहीं। मगर सुप्रीम कोर्ट ने उनकी नियुक्ति को अवैध घोषित कर दिया और उन्हें अपनी कुर्सी अपने विश्वस्त मंत्री ओ पन्नीर सेल्वम को सौंपनी पड़ी और वे खड़ाऊ राज चलाने लगी। जब उन्हें मद्रास हाईकोर्ट से कुछ आरोपों से राहत मिली तो वे मार्च 2002 में फिर से मुख्यमंत्री बन गए। अप्रैल 2011 में जब 11 दलों के गठबंधन ने 14वीं राज्य विधानसभा में बहुमत हासिल किया तो जयललिता तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी। उन्होंने 16 मई 2011 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और तब से वे राज्य की मुख्यमंत्री थी। लेकिन आय से अधिक संपत्ति के मामले में जया को एक बार फिर सत्ता से बेदखल होना पड़ा। ये था जयललिता उर्फ अम्मा का राजनीतिक सफर। इससे तो आप अंदाजा लगा ही चुके होंगे कि अम्मा तमिल की राजनीति में कितना पैठ रखती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। और भी कई चीजें आपको बतानी है, समझानी है, दिखानी है, चर्चा लेनी है और आपकी प्रतिक्रिया भी लेनी है। लेकिन यहां पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर आएंगे बिंदास बोलचाल। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए जयललिता के रिहाई को लेकर हिंदुस्तान के मन में सवाल उठाए। इस सवाल की गूंज हम तक सुनाई दी और हमको लगा कि इस पर भले ही खुलकर कोई मीडिया क्यों ना बोल रहा हो, लेकिन सुदर्शन और बिंदास बोल इस पर बोलेगा, क्योंकि हिंदुस्तान के मन में उठी आवाज को आवाज देना हमारा काम है और उसी को निभाने के लिए आज के बिंदास में हम ये विषय आपके सामने लेकर आए। आइए, कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, इस पर अपनी बात को रखना चाहते हैं, उनके कॉल लेते हैं। जय हिंद। नमस्कार सुरेश जी। बोलिए। सुरेश जी, विकास कटिया बोल रहा हूँ दिल्ली से। हाँ सर, ये क्या इस देश के अंदर सिर्फ भ्रष्टों के लिए ही कानून रह गया है? क्योंकि जयललिता जी के ऊपर बिल्कुल सजा भी हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है, फिर भी उनको बेल मिलती जा रही है। जैसे अपने उनके राजा जी को लगा लीजिए, तरुण तेजपाल को लगा लीजिए। क्या इस देश में हिंदू संतों को बिल्कुल क्या बेल नहीं मिलती? उनको अपनी प्रज्ञा जी हैं, प्रज्ञा जी इतने सालों से इस पे हैं, फिर भी उनको बेल नहीं दी जा रही है। आसाराम बापू जी हैं, उनको मेडिकल के ऊपर भी उनको बेल नहीं दी जा रही है। बोर्ड के ऊपर बोर्ड बिठाए जा रहे हैं। क्या इस देश में हिंदू होना सबसे बड़ा पाप है? यह इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हिंदू संतों को न्याय नहीं मिलेगा इस देश के अंदर। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो सर, जय हिंद। बोलिए। सर, मैं JNK से सुनील चौधरी बोल रहा हूँ। हाँ सर, मैं कहना चाहता हूँ कि कहते हैं कि कानून सबके लिए बराबर है और फिर ये एक अमीर और गरीब आदमी में फिर क्यों भेदभाव किया जाता है? बिल्कुल, यही हमारा सवाल। अगर एक चोर जो है छोटी चोरी करता है उसको सजा मिलती है और जो मिनिस्टर लोग इतनी बड़ी चोरी करते हैं तो इनको क्यों नहीं जो है सजा मिलती इतनी बड़ी? बिल्कुल, धन्यवाद। मैं तो इसको चोरी नहीं डकैती कहता हूं। यह डकैती भी छोटा शब्द है, क्योंकि चंद डकैत मिलकर जो डकैती करते हैं उससे भी बड़े डकैती सत्ता में बैठने वाले डकैतों ने की है। लेकिन दुर्भाग्य है कि एक भी बड़े बड़े डकैत को, बड़े से बड़े डकैत को भी सजा नहीं हो पाई। इस देश में पिछले 10, 15 या 60 सालों में जितने भी बड़े बड़े भ्रष्टाचार के घोटाले हुए, उनके सब लोग बाहर हैं। और पुराने तो छोड़ दीजिए, पिछले 3-4 सालों में जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा रही, उनके भी खलनायक आज दिवाली मना रहे हैं और लाखों लोगों के नायक भी जेल में अंधेरा देख रहे हैं। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद साहब। बोलिए। जय हिंद साहब, हरिओम। क्या कहना है आपको?
हमको ये कहना है कि मतलब पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और नमस्कार करता हूँ दिल से। और दूसरा नंबर ये कहना चाहता हूँ कि जयललिता को जबान सुनना बहुत गलत है, इससे बड़ा गलत हो ही नहीं सकता दुनिया में, जान लीजिए। ठीक है जी। और देखिए, एक हमारे पूज्य है बापू जी, उनको जबान तो नहीं मिल रही है और जयललिता को जबान तो मिल रही है। हमको तो ऐसा लग रहा है कि हमारे जो जज है वो भी बिके हुए हैं प्रभु जी। ठीक है, बस नमस्कार, इन नहीं कहना था। जरा हम कारणों पर नजर डालते हैं, कारण देखते हैं कि क्या हो सकते हैं। देखिए, समर्थकों का उग्र प्रदर्शन। 27 सितंबर को जब कोर्ट ने जयललिता सहित 3 अन्य पर आरोप तय किया, उसके बाद तमिल की राजनीति में एकाएक भूचाल आ गया और समर्थक सड़कों पर उतर आए। इतना ही नहीं, समर्थकों ने कोर्ट के फैसले को लेकर जमकर नारेबाजी की। जयललिता के समर्थकों का यह सिलसिला यही नहीं रुका। हद तो तब हो गया जब 6 लोगों ने सदमे में आकर अपनी जान दे दी और कुछ को दिल का दौरा पड़ा तो कुछ ने आग लगाने की कोशिश की। इससे जयललिता को और बल मिला और वो जेल के अंदर भी हिम्मत नहीं हारी। दस्तावेजों की कमी। कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को ध्यान में रखते हुए जयललिता की मांग पर सशर्त जमानत दी है। वहीं कोर्ट ने यह भी कहा कि 18 दिसंबर से पहले कोर्ट में वो सारे दस्तावेज जमा करने होंगे जिसको आधार बनाकर जयललिता जमानत की बात कर रही थी। दस्तावेजों को कोर्ट में पेश करने के लिए जमानत दी है। राजनीतिक दबदबा। जयललिता दक्षिण भारत की राजनीति में एक अलग पहचान रखती हैं। तमिल की जनता उन्हें देवी के रूप में पूजती है और अम्मा के नाम से पुकारती है। जयललिता के खिलाफ जब मामला दर्ज हुआ था, उस वक्त अम्मा के खिलाफ कोई गवाही देने को तैयार नहीं हुआ और न ही कोई वकील उनके खिलाफ तैयार हो रहा था। एक तरह से जयललिता का राजनीतिक दबदबा ही है जिसके कारण कोई उनके खिलाफ गवाही देने को तैयार नहीं होता। बीमारी का बहाना। सत्ता में रहते कभी जयललिता को बीमारी ने नहीं जकड़ा, लेकिन सत्ता से बेदखल होते ही बीमारी का बहाना बनाकर जयललिता जेल से जमानत के चक्कर में लग गई। वो भली भांति जानती हैं कि बीमारी ऐसा बहाना है जिसके रास्ते जमानत मिल सकती है। आखिर वही हुआ, कोर्ट ने जयललिता को जमानत दी थी। एक तरफ तो हम सुनते हैं कि कोर्ट ये कहती है, न्याय व्यवस्था ये कहती है, खबरों में आता है, लोगों से सुनाई देता है कि पहले आप साबित करो कि आपको जमानत के शर्तें कैसे आप पूरे करते हैं। लेकिन इस केस में यह सुनने को मिल रहा है कि यह कहा गया है कि आपको जमानत इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आप उससे जुड़े हुए डॉक्यूमेंट, कागजात सबमिट कर सके, साबित कर सके। इसका मतलब पहले न्याय और उसके बाद कागजात देखने की बात हो रही है। जरा हम आपको दिखाते हैं कि न्याय व्यवस्था या ऐसे सारी भ्रष्ट व्यवस्था को ठीक करने के लिए नेताओं से जनता क्या अपेक्षा करती है। एक फिल्म आई थी नायक, उसके अंदर का ये शॉट। बंसल साहब, हमने जो लिस्ट बोली थी बनी? हाँ सर, ये पूरा पोथा बना है। जिला के हिसाब से, तालुका के हिसाब से, सीनियोरिटी के हिसाब से कौन कौन बनाए करोड़पति सबके नाम है। ये वो है जो अपना काम ईमानदारी से नहीं करते, ये वो है जो दूसरों के काम में टांग अड़ाते हैं, और ये वो है जो अपने अधिकारों का गलत फायदा उठाते हैं। कुल मिलाकर 45,518 लोग हैं। सबको सस्पेंड कर दो। लेकिन सर, ये इतने सारे सस्पेंशन ऑर्डर्स पर साइन करते करते तो रात के 12 बज जाएंगे। तो एक ऑमनीबस ऑर्डर जारी कर दो, इंटरनेट पे डाल दो, एग्जाम्स के रिजल्ट्स की तरह नोटिस बोर्ड पर चिपका दो। उनको सस्पेंड करने के लिए कलेक्टर्स को ऑर्डर मैं दूंगा। लेकिन इनमें कुछ कलेक्टर्स के नाम भी हैं। उनके सस्पेंशन ऑर्डर पर आप साइन कर दीजिए। अगर आपका नाम भी इस लिस्ट पर है तो उस पर दस्तखत मैं कर देता हूँ। सर 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 सर, मेरी सिर्फ जबान लंबी है, हाथ बिल्कुल साफ है सर। लेकिन इन लोगों को इस तरह की धांधलबाजी करने की हिम्मत कहाँ से आती है? मंत्रियों से सर, सब मिल बांट कर जो खाते हैं। कौन कौन से मिनिस्टर्स शामिल है इसमें? कौन नहीं है? फूड, हाउसिंग, रेवेन्यू, फिनांस, पीडब्ल्यूडी, कुल मिलाकर 12 बागड़ बिल्ले हैं। इन बागड़ बिल्लों का क्या करना चाहिए? पिंजरे में डाल देना चाहिए। डाल दो। हटिए हटिए, ये तो होना ही था। अरे वो देख, पुलिस आ गई।
आपके 12 मिनिस्टर्स के खिलाफ भ्रष्टाचार का सबूत है मेरे पास। माफ करना, उन्हें गिरफ्तार करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। ये साले कान के नीचे दूंगा, खींच के डमरू बन के घूमता फिरेगा। उनको बुलाइए। यस सर। कंपनी कम इन। साला किसी को हाथ लगाया तो हाथ काट के समंदर में फेंक दूंगा, समझा नहीं? इतना आसान नहीं है, सारे जर्नलिस्ट देख रहे हैं। इनसे कहिए कि कोऑपरेट करें प्लीज। You may proceed. Punish them! अरे कहाँ घुस रहे हो? नहीं। दरवाजा तोड़ दो। मैडम पूछने आया था। ये क्या किया चौहान साहब? अरे जाना यार, दिमाग का वैसे ही। इस एक दिन में ना तो मैंने कोई तीर मारा है, ना कोई सेवा की, सिर्फ वही किया जो एक चीफ मिनिस्टर को करना चाहिए। यही काम पिछले 5 सालों में अगर आपने किया होता तो हमारा स्टेट कहां से कहां पहुंच गया होता। बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारा एक दिन पूरा हो चुका है, अब तुम जा सकते हो। अभी 5 मिनट बाकी है और एक आखिरी काम बाकी है। आपके मंत्रियों के भ्रष्टाचार की असली जड़ आप हैं। उनके करप्शन में आपका अहम हिस्सा है, इसलिए मैं आपको भी गिरफ्तार करता हूं। ये बूढ़ा बागड़ बिल्ला तो अपनी लिस्ट में था ही नहीं। बचपना मत करो, तुम कानून नहीं जानते। एक चीफ मिनिस्टर को इस सड़क पर चलता हुआ बेवड़ा नहीं जिसे उठाकर अंदर डाल दो। उसके लिए गवर्नर के दस्तखत चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर चाहिए, और भी हजारों फॉर्मेलिटीज होती हैं। माफ करना, इस वक्त सीएम मैं हूं और आप एक आम आदमी हैं। I have the power to arrest you. गिरफ्तार कर लीजिए। तुम्हारा अच्छा टाइम शुरू हो गया है। कहने को तो एक फिल्मी शॉट है, ये किसी कलाकार की प्रस्तुति है, लेकिन मित्रों ये हिंदुस्तान के दिल में धड़कती हुई वो चीज है जो पर्दे पर किसी फिल्मी एक्टर, किसी डायरेक्टर, किसी स्क्रिप्ट राइटर ने लाई है। ये पर्दे पर दिखने वाली ये स्टोरी हिंदुस्तान चाहता है कि भारत में ऐसा हो, हिंदुस्तानी चाहता है कि हिंदुस्तान में ऐसा हो, और तब जाके ऐसे भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगाना संभव हो पाएगा। अगले कॉलर। जय हिंद। सुरेश जी, सबसे पहले आपका धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है। जयललिता को बेल देना सरासर गलत है। वो आज एक प्रूव्ड क्रिमिनल है। आज हम कानून पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि निर्दोषों को सजा मिलती है और जो गुनहगार है उनको आसानी से बेल मिल जाती है। हमारा ऐसे अंधा कानून क्यों है? मैं ये जानना चाहती हूँ गवर्नमेंट से कि आज कितने निर्दोष लोग जेल में बंद हैं। आज आप देख लीजिए, पूज्य आशाराम बापू जी को भी बेल नहीं दी जा रही है, उनको मेडिकल ग्राउंड्स पे भी बेल नहीं दी है। लेकिन जयललिता, जिसकी उम्र सिर्फ 63 है, हाई बीपी डायबिटीज के कारण उनको बेल मिलती है। लेकिन संत आशाराम बापू जी, जिनको न्यूरलजिया टाइजलमिया है, उनको बेल नहीं दी जा रही है पिछले 1 साल से। तो क्या हमारी न्यायपालिका करप्ट नहीं है? मैं यही जानना चाहती हूँ कि कितना मतलब करप्शन है। इसलिए तो आज देखिए आप कितना अंतर है, गुनहगार को सजा और जो निर्दोष है उसको बेल। आखिर लोगों के मन में न्याय व्यवस्था के प्रति ऐसे सवाल क्यों ना खड़े हो? ऐसे सवाल उठाना अगर गैर कानूनी है तो क्या न्याय व्यवस्था ने किए हुए ये कानूनी फैसले केवल सफेद कागज पर न्यायालय न्यायाधीश ने लिखे हुए साइन के कारण सही कैसे या कानूनी कैसे हो सकते हैं? परिणाम देखते अगर ऐसा होता रहा तो क्या होगा? लोगों का प्रशासन से भरोसा उठेगा। जयललिता का मामला 1996 से कोर्ट में चल रहा था।
लगभग 18 साल बाद उन पर आरोप तय हुआ और 4 साल की जेल हुई। उसके बाद उनके समर्थकों ने जमकर बवाल काटा और तोड़फोड़ की, लेकिन मात्र 18 दिन में उन्हें जमानत मिल गई। साध्वी प्रज्ञा के मामले में अभी आरोप भी नहीं तय हुआ है और वो कैंसर से ग्रसित भी हैं, लेकिन उन्हें जमानत नहीं मिली। ऐसे में प्रशासन से लोगों का भरोसा उठेगा। नेताओं की सत्ता मजबूत रहेगी। जिस तरह जयललिता को बीमारी के आधार पर जमानत दी गई है, उससे भ्रष्ट नेताओं की सत्ता मजबूत होगी और कानून उनके सामने बौना होता दिखेगा। वो कानून को हाशिए पर रखकर अपने भ्रष्ट नीतियों का प्रचार और प्रसार जोर शोर से करने लगेंगे। भ्रष्टाचार के मामलों में वे एकजुट दिखेंगे। इतना ही नहीं, ऐसा ही होता रहा तो भविष्य में और मजबूत बनकर उभरेंगे। जयललिता जैसे नेता आदर्श बन जाएंगे। अगर भ्रष्टाचारियों के साथ ऐसा ही होता रहा तो एक समय ऐसा आएगा कि सारे भ्रष्टाचारी बाहर होंगे और जो अंदर बचेंगे वो जयललिता को अपना आदर्श बनाकर उसी आधार पर अपनी जमानत की गुहार करेंगे। ऐसे में जयललिता भ्रष्टाचारियों के लिए आदर्श बनकर उनका बचाव करती रहेंगी। जब अरेस्ट किया गया इनको और जेल में डाला गया और मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री बदले गए तो उन्होंने कैसे सियासी ड्रामा किया, जरा वो आप देख ही चुके हैं। लेकिन इस चर्चा के मौके पर इसको जरूर दोबारा देखना चाहिए कि वहां के मुख्यमंत्री मंत्री शपथ लेते हुए कैसे रो रहे थे, कैसे आंखों से घड़ियाली आंसू बहा रहे थे। और देखिए आपके सामने ये वीडियो। தமிழ்நாடு அரசின் முதலமைச்சர் என்ற முறையில் எனது கவனத்திற்குள்ள என் கடமையும் அரசாங்கத்திற்கும் சட்டத்திற்கும் இணங்க அச்சமும் சாப்பிட்டு விடுத்தது விலக்கி इस मंत्री के मंत्रिमंडल के अंदर आने वाले गरीबों के विभाग में अगर किसी के घर का बच्चा मरा होगा इसके गलती के नीति के कारण तो इसके आंखों में कभी आंसू नहीं आए होंगे। किसी मां का जवान बेटा मरा होगा, किसी जवान पत्नी का पति मरा होगा तो किसी मंत्री की आंखों में ऐसे आंसू आए ये नहीं देखा। लेकिन इनकी राजनीतिक अम्मा मर गई, मरी भी नहीं, जेल में राजनीतिक दृष्टिकोण से मर गई तो भी इन्होंने उसके लिए घड़ियाली आंसू बहाए। या अगर सच्चे आंसू है तो इनकी ईमानदारी राजनेताओं के प्रति कैसे है और देश की जनता के प्रति कैसे है, यह सवाल भी जरूर उठता है। अगले कॉलर। जय हिंद जी, नमस्कार। बोलिए। नमस्कार सुरेश जी, मैं राकेश पांडे बोल रहा हूँ। हाँ। और मैं बिहार का रहने वाला हूँ और अभी मैं नेपाल से आपसे बात कर रहा हूँ। सुरेश जी, आपने ये जो मुहिम चला रखा है बहुत ही अच्छा लगा हमें, और मैं इसके माध्यम से आपके चैनल के माध्यम से भी अपने लोगों को, सारे दोस्तों को और दुनिया वालों को ये बताना चाहता हूँ कि हमारे कानून की ये जो एक इलास्टिसिटी इसको बोलिए, जो फ्लेक्सिबिलिटी है, जो इतना लचीलापन है, नेता लोग और भ्रष्ट लोग इसका गलत फायदा उठाते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि जैसे लालू जी बिहार में उन्होंने चारा घोटाला किया, बीमारी का बहाना बना करके फिर निकल गए, इलेक्शन कैंपेन करने लगे। अभी रिसेंटली पंजाब के नेता जो बीमारी का बहाना बना करके फिर जेल से निकले, फिर इलेक्शन कैंपेन करने लगे। आज जयललिता को भी कोर्ट ने इसी बीमारी के कारण से बेल दे दिया। तो इस तरह से क्या है ना, भ्रष्टाचारियों का मन ये सोच के बढ़ने लगता है कि चलो जेल हुई भी तो क्या करेंगे, फिर बीमारी का बहाना करेंगे। और इसलिए ऐसी व्यवस्था के अधीन जो व्यवस्था है ये कभी भी देश को एक ऐसा आत्मविश्वास नहीं दे सकती जो कानून के प्रति पूरे जनता में होना चाहिए। हम आपको उपाय दिखाते हैं, क्या उपाय हो सकते हैं। सबके लिए कानून समान हो, कानून सबके लिए समान होना चाहिए। कानून के नजर में कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं होना चाहिए। दोषी चाहे नेता हो या आम जनता, वह दोषी ही कहलाएगा। इसलिए कानूनी तौर पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होनी चाहिए। आरोपियों के प्रति सख्त कार्रवाई हो। आरोपी के प्रति कोर्ट और कानून का रवैया सख्त होना चाहिए ताकि आगे चलकर वो दोबारा गलती न करे जिसके आधार पर उसे सजा सुनाई गई है। जितना सख्त कार्रवाई होगा उतने कम मामले कोर्ट में जाएंगे। लोगों के मन में कानून को लेकर डर पैदा होगा कि अपराध करने पर दंड मिलेगा। इसलिए आरोपियों के प्रति सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दोषियों के जमानत पर विचार हो। जब किसी भी नेता या बड़े कारोबारी पर कोई आरोप तय होता है या उसे सजा सुनाई जाती है तो वो अपनी बीमारी का बहाना बनाकर कैद से निकलने की साजिश रचने लगता है और वो कामयाब भी हो जाता है। अगर ऐसा ही होता रहा तो सारे अपराधी और घोटालेबाज बाहर होंगे और आम जनता जेल में चक्की पीसेगी। इसलिए इस पर विचार होनी चाहिए। साध्वी प्रज्ञा भी कैंसर से पीड़ित है,
लेकिन उन्हें आज तक जमानत नहीं मिली है। इस देश में साल भर में लाखों से ज्यादा ऐसे एप्लीकेशन न्यायपालिका के पास आते होंगे जो उम्र और बीमारी के कारण बेल मांगने के लिए किए जाते हैं, लेकिन वो खारिज होते हैं। और दूसरे बीमारी के बहाने जेल में रहने के बजाय, कस्टडी में रहने के बजाय, जेल के चार दीवारी के अंदर रहने के बजाय हॉस्पिटलों में पड़े हुए देश भर में 1 लाख से ज्यादा ऐसे प्रभावशाली कैदी होंगे जो बीमारी का बहाना बनाकर 5 स्टार होटलों में एसी में मजे लूट रहे हैं। आखिर न्याय को कोई खरीद सकता है, अपने पावर से लात मार सकता है? उसके लिए न्याय अगर झुकता है और मेहनत करने वाले संघर्षशील आम व्यक्ति जो उसको न्याय खरीदने के लिए पैसे नहीं लगा सकता, या उसके पैरों में दुर्भाग्यवश कानून को ठोकर मारने की ताकत नहीं, तो उसके लिए कानून कठोर हो जाता है और उसको झुकाता है, उसको सजा दिलाता है। अगर ऐसी व्यवस्था है तो ये कभी भी हिंदुस्तान को आगे नहीं ले जा सकती। इस व्यवस्था को बदलना पड़ेगा और इसके लिए समय आने पर इसके खिलाफ बार बार बोलना पड़ेगा। आज बिंदास बोल इसी कड़ी में हम आपके सामने लेकर आए थे। बिंदास में क्या हो विषय, यह बताने के लिए आप हमको लिखकर भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी स्क्रीन पर हम चला रहे हैं, हमारा पता चला रहे हैं सुदर्शन न्यूज A84 सेक्टर 57 नोएडा। ईमेल आईडी है, ट्विटर अकाउंट है, व्हाट्सएप है और पता भी है। आप अपनी प्रतिक्रिया विभिन्न मार्गों से हम तक भेज सकते हैं। हम आशा करते हैं कि आप विभिन्न ऐसे विषय हम तक बताते रहेंगे और हम आपके सामने हमेशा दिल खोलकर बेखौफ होकर ऐसे बिंदास बोल लेकर आते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।